अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले जो कौमी एयरलाइन है, अगर उसका हम जिक्र करें तो हाल ही में हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि जो 26 इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी। उस हवाले से जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जो PIA की निजकारी का मामला है वो आपके सामने है। और हुकूमत ने पहले जो एक अमल था वो नाकाम हुआ था, उसकी वजूहात भी बताई थी कि कुछ IMF से मुतल्लिक मामला थे, कुछ दीगर इशूज़ थे, उनको हल कर दिया गया है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो अभी PIA की निजकारी का मामला है वो यकीनन आपके सामने होगा। और वज़ीर ख़जाना ने भी ये कहा है कि आज जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से ज़िक्र करें तो हाल ही में जो खान साहब ने एक मैंडेट दिया था महमूद खान अचगज़ई साहब को कि वही मुज़ाकरात करेंगे, अलाइंस जो है वही आगे बढ़ेगा। इवन तहरीक के हवाले से भी एक मैंडेट के हवाले से बात हुई थी कि वही अलाइंस फ़ैसला करेगा। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से कहा है कि अगर PTI मुज़ाकरात चाहती है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि अलीमा साहिबा का एक बयान सामने आया कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो पार्टी के साथ नहीं है। ख़ुद PTI ने अब 8 फरवरी से तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। तो PTI के अंदर जो एक शुरू दिन से एक तनकीद हो रही है कि फ़ैसले कौन करेगा। एक तरफ से फ़ैसले होते हैं, खान साहब का ट्वीट आ जाता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। फिर हमने देखा कि जब तहरीक की बात हुई तो PTI ने कहा कि नेक्स्ट लेवल के इंतज़ामात होंगे इस मरतबा। तो हुकूमत ने भी उसका जवाब दिया और कहा कि फिर इंतज़ामात भी नेक्स्ट लेवल के होंगे उस तहरीक के हवाले से। अब मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम प्रोग्राम में PIA की जो निजकारी का मामला है उसका जिक्र करेंगे। और जो कौमी असम्बली की निजकारी से मुतल्लिक कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है फ़ारूक सत्तार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो PIA की निजकारी का मामला है, हुकूमत ने पहले भी कहा है कि 26 इदारे जो हैं उनकी निजकारी की जाएगी। आपकी कमेटी ने भी इसको देखा है, ओवरऑल इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अगर हमारे पॉलिसी बनाने वालों का एक विजन होता, बसीरत होती, तो ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बहुत पहले हो जाना चाहिए था मुकम्मल। ये निजकारी हो जाती, स्टील मिल की भी हो जाती, PIA की भी हो जाती, और बहुत सारे और जो डिस्कोज हैं जो कि ये 26 जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनियां हैं, ये हो जाती तो ये बहुत बेहतर होता। देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि PIA इस वक्त चूँकि दो में डिवाइड हो गई, होल्ड को कंपनी और एक PIA। तो PIA एज सच इस वक्त जो है ना वो घाटे में नहीं है, वो एक प्रॉफिटेबल, छोटा मोटा प्रॉफिटेबल बिजनेस करे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सरकारी महकमे और जो सरकारी सरपरस्ती में बदकिस्मती से ये जो एंटरप्राइजेज हैं जहाँ लोगों को सहूलतें देने की बात है, सर्विसेज ओरिएंटेड हो, यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चूँकि वो चला नहीं सके। हमारा कल्चर एक ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये 800-900 अरब रुपए का खसारा 9 सालों में PIA ने किया था। ये पहले हो जाता तो शायद ये 800-900 अरब का खसारा ये आवाम को नहीं भुगतना पड़ता। चलें, अब ये देर आए दुरुस्त आए, अब ये हो रहा है। और इस मरतबा चूँकि ये दूसरे अटैम्प्ट में कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो लोगों का आया कि 3-4 जो है वो क्वालिफाई की थी, जो फर्म्स जो थी, जो कंसोर्शियम थी, उसमें से 3 टिकी हैं, एक बैकआउट कर गई। जो 3 है वो हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने आज बोली डाली है और उन्हीं के दरमियान में से फैसला जो है हो रहा है, होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा शुगुन है और एक अच्छा है कि कंपटीशन है, मुसाबकत। हमारा काम है चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमेटी, नेशनल असेंबली ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है ओवरसी करना, निगरानी करना, शफाफियत को इंश्योर करना। लेकिन फारूक सत्तार साहब, आप बतौर चेयरमैन जो शफाफियत का अमल है उससे मुतमईन है? देखिए, हमारे सामने अब तक जो हमने पूछा, जो सवाल हमने पूछे, मेरी कमेटी के 17 अरकान ने, और आज मुझे यहाँ दावत भी दी कि मैं मौजूद हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं और तीनों जो फरीक़ैन हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई या कहीं से भी कोई इधर उधर से भी कोई ऐसी बात मौसूल नहीं हुई जिससे कि लगे कि इसमें कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है, समझौता हुआ है। तो अल्लाह करे बेहतर हो, मुल्क के लिए अच्छा। फिर हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसको फिर जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है उसे भी चाहिए कि वो उसे फिर उसके वक़ार और उसके इज़्ज़त को जो है पूरी दुनिया में कायम व दायम रखे। अच्छा, फिर मुलाज़मीन के 1 साल की उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे उनकी नौकरियों को, ये 3 साल का हो, इससे तो बेहतर है। और अभी भी जो ले रहा है प्राइवेट, जो भी लेगा
ले रहा है, वो भी इसका अगर ऐलान करे कि भाई हाँ ठीक है, हम मेरिट पे जाएंगे, हम कॉम्पिटेंसी को देखेंगे, हम अहलियत को देखेंगे और हम उस पर फैसला करेंगे, और ऐसी आंख बंद करके लोगों को फायर नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो वो लोग ज़्यादा दिल से, दिलो जान से इस PIO को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करके पूरी दुनिया में एक बेहतरीन एयरलाइन बनाने में जो हिस्सा करेंगे, हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। जी अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो एक सियासी मामलात हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि हाल ही में आपने देखा कि अपोजिशन अलायंस ने मुज़ाकरात की बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान भी आया कि अगर PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ऐसा माहौल बन रहा है? देखिए, मुज़ाकरात होंगे तो हल निकलेगा, और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर हल नहीं निकलता, क्योंकि कोई ऐसी मास मोबिलाइजेशन या अवामी तहरीक मूवमेंट भी नहीं है जिससे कि हुकूमत की सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो। देखिए, ये चीज़ें बहुत सानवी हो गई हैं कि हुकूमत की रेपुटेशन या उसका इमेज या जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कितनी हुई हैं, नहीं हुई हैं, ये चीज़ें हर दौरे हुकूमत में हर हुकूमत को फेस करनी पड़ती हैं, और हुकूमत अपनी अमलदारी को कायम करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इंतहाई इक़दाम की तरफ भी चली जाती है, जिससे उसूलन गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत माई बाप है और हुकूमत एक वक्त है, उसका वक्त है, तो वो करती है। फिर जब दूसरी जमात की हुकूमत आती है तो वो अपने ऊपर होने वाले अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम उसको भूल जाती है और वो भी वही करती है जो कि इससे पहले की हुकूमत ने किया। तो ये जो चीज़ें हुई हैं कोई नई नहीं हुई हैं। MKM के साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहना ये कि गलतियाँ अगर हमारी सिविलियन जमहूरी हुकूमतें करेंगी और अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों पर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगी जहाँ वो मुस्तक़िल एक मशावरत का एक मकालमे का माहौल कायम करे और उसको कायम करके अपोजिशन की जमातों को भी एक कंफर्ट लेवल दे, उनको भी एक एतमाद दे और आवाम को भी एतमाद हो कि भाई ये एक मकालमा और एक मशावरत का अमल चल रहा है। फिर मशावरत होगी, मकालमा होगा, तो फिर मफाहिमत होगी और फिर मसालियत भी होगी। लेकिन ये कि लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये आपने जैसे जिक्र किया हुकूमत का, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, या इस वक्त जो तनकीद हो रही है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें सनद क्या है, कौन इस बात की सनद देगा कि जो है वो कहाँ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, कितनी हुई, कितनी संगीन हुई है। आइन के देखे ना, एक वक्त था जब ऐसे भी चीफ जस्टिस साहिबान थे ना कि जो नोटिस लेते थे और मतलब है कि तो क्या कुछ देखें ना, अगर समझौते हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जो है मिसाली नहीं है, जो महज़िब जमहूरियत मुतवस्सा नहीं है, लेकिन ये भी तो बदकिस्मती है ना हमारी कि सिविलियन जमहूरी दौरे हुक्मरानी में सियासी जमातों ने कोई उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं रही है ना, चाहे वो PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी को, चाहे PMLN की हो। यार हमेशा तरक्की के इंजन जो बल्दियाती इख्तियारात, जो मौसर और बाइख्तियार खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों और मकामी शहरी हुकूमत का निज़ाम तो अय्यूब खान के ज़माने में कायम हुआ था, जब मार्शल लॉ था, ज़िया-उल-हक के ज़माने में कायम हुआ जब मार्शल लॉ था, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में कायम हुआ जब मार्शल लॉ था। उसके बाद तो मरकज़ से इख्तियारात ले भी लें, 18वीं तरमीम हुई, सूबों को दे भी दिया, लेकिन सूबों ने वादा किया था, जमातों ने वादा किया था कि वो 144 ज़िलों और शहरों को भी इख्तियारात देंगे, लेकिन न PTI के दौर में हुआ, न इससे पहले पीपल्स पार्टी के, न PMLN के। अब PMLN ने 26वीं तरमीम में हमसे कहा कि शायद, लेकिन नहीं कि 27वीं में तो वादा किया और कहा कि कर रहे हैं, बैकआउट करके। अब 28वीं के लिए एक वादा है, लेकिन अब ये सिर्फ MQM और कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। ये जो 140A की तशरीह का जो आइनी तरमीम बिलिया पैकेज हमारा है, ये तो अब पाकिस्तान की बका, सलामती, तामीर और तरक्की, मजबूती, इस्तेहकाम, उसके लिए नागुज़ीर, और 25 करोड़ अवाम जो कि दीवार से लगा दिए गए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, उन्हें कोई मौक़े नहीं है, माशी तरक्की के अमल में उनका कोई हिस्सा नहीं है, और हमारी मईशत इस वक्त जो है वो कोई बहुत अच्छी फुटिंग पे नहीं खड़ी हुई है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए, और उस पर देखें PTI को भी मैं समझता हूँ कि मकालमे और मशावरत के अमल में अपना हिस्सा डालना चाहिए। मेरा मशवरा है एक दाना दोस्त का, अगर वो ये नहीं डालेंगे तो फिर अगली मरतबा जब अगर कभी फ़र्ज़ कर ले उनकी
कर कह रहा हूँ। अगर उनकी हुकूमत कल कला को आती है, फिर उनका भी यही सारा सिलसिला रहा, और वो भी पोल्स अपार्ट हुए कि एक जुनूब में देख रहा है, एक शिमाल में, एक मशरिक में, तो मैं ये मुल्क चलेगा कैसे? और ये सब ऊपर लड़ाइयाँ होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि चाइना में वन पार्टी रूल है, लेकिन असल उनकी तरक्की की ज़ामिन जो है वो उनकी शहरी मकामी खुद मुख्तारी है, जो उनके शहरों में, और वो तरक्की के इंजन बने, वो मईशत के हब और मरकज़ हैं। तो इसी तरह वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी यूके की देख लें, उसमें नीचे इख्तियार आते हैं, मेयर के नाम सादिक का आपको पता है कि लंदन का मेयर है, इसी तरह ज़ोरान ममदानी का नाम आपको पता है, उसके नीचे पुलिस है, और कम्युनिटी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। वो कहता है कि इसराइल का सरबराह अगर आएगा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा मैं। तो मतलब ऐसे मेयर 144 शहरों में हमें भी चाहिए जो मौसर हो, बाख्तियार हो, खुद मुख्तार हो, खुद कफील हो, बावसीला हो, ताकि तरक्की का अमल ना रुके। ऊपर हाथ भले हम जैसे भी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सरदार साहब, कराची में भी मुर्तज़ा वाब साहब हैं, मुझे आप गिनवा दें उनके दो चार काम जो कि मेगा प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो। उनकी सूबाई हुकूमत उनके ऊपर ज़्यादा हावी है, जो कि वो हब कैनाल बनाई वो डैमेज हो गई, जो रेड लाइन है वो इनसे बन नहीं रही है, जैसे ही वो खुदाई करते हैं पानी की लाइनें तोड़ देते हैं, नमाज़ें बख्शवाने जाते हैं, रोज़े गले पड़ जाते हैं। तो इनका तो मतलब ये कि आप हाल देख लें क्या है। फिर उसके बाद वो रेड लाइन जो है वो नहीं बन पा रही इनसे, और उसकी तकमील की कोई तारीख भी नहीं है। इसी तरह करीमाबाद का जो अंडरपास है वो अब तक इनसे नहीं बना। फिर इसके बाद गुलिस्तान जौहर का अंडर बाईपास इनसे नहीं बना। फिर गुलशन, फिर DHA और कोरंगी के बीच में फ्लाईओवर बनना, वो इनसे नहीं बन रहा। तो मतलब इनका कौन सा काम है जो इन्होंने किया। फिर K4 तो इनसे 14 सालों में नहीं बना, तो हमने हाथ जोड़े वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के वापडा को दिया। 3 सालों में 75% काम हो गया। अगले साल MQM और PMLN इंशाल्लाह कराची वालों को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी देने जा रही है। आप बताइए कि ये काम पीपल्स पार्टी को 14 साल में कर लेना था। बिला शिरकत गैर उनकी हुक्मरानी है 17 सालों से सिंध में, उसके बावजूद K4 उनसे नहीं चल सका। तो वो है ना इनफर्टाइल बांझ है, उनके बतन से, उनकी गोद से मुझे नहीं लग रहा कि कोई मंसूबा जो है वो शुरू होगा, और होगा तो मुकम्मल होगा। उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ये सूबे की आबादियाँ इतनी बढ़ गई हैं 140A के तहत, जो हम कह रहे हैं इख्तियारात दे दो, वो दे दो, और उसके साथ साथ इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर भी संजीदा हो जाओ। नहीं चल रहा। ये जोग्राफी की तकसीम नहीं हो कि सिंध में अगर मजीद सूबे नए सूबे बने, आप लिसानी बुनियादों पे ना बनाए, इंतज़ामी बुनियादों पे बनाए, और ये बहस भी अब चल पड़ी है। तो MQM दोबारा ये समझती है और मुतालबा कर रही है कि सूबे बनने चाहिए। भाई 6 डिवीजन है, आप 6 सूबे बना दे, 6 यूनिट्स बना दे, हर जगह का एक वजीर आला होगा, आइन में उसका अपना इख्तियार होगा। बल्कि आपकी तो सेनेट में नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। पंजाब में 2 सूबे बनने दें, एक जुनूबी और एक वो, और भावलपुर का भी मसले का हल निकाले, एक वस्ती हो गया, एक आप अपर पंजाब पोटहारी सूबा भी बना दे, उस पर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में 2 बनते हैं, KPK में 2 बनते हैं, सिंध में 6 बना दे, ताकि आपके पास लार्जर शेयर नुमाइंदगी का लाड़काना डिवीजन, सक्खर डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन का आपके पास, हैदराबाद और कराची डिवीजन का कराची और हैदराबाद, तो आपके 25-25 नुमाइंदे सेनेट में ज़्यादा चले जाएंगे भाई। आप तो वहाँ नहीं, लेकिन फर साहब सिंध के लोग तो सर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, भरपूर मुखालफत कर रहे हैं, और इवन सिंध असेंबली जो है वो भी करारदाद मंजूर कर चुकी है पहले, आपके इल्म में है। असल में आम सिंधियों को गुमराह किया हुआ, और किस बुनियाद पे कि उस मसनूई अक्सरियत जो हर जो सेंसस है उसमें अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। मुझे बताएं 50 सालों से कराची की आबादी 30% थी पूरे सिंध का, हर सेंसस में। ये पहली मरतबा जब हमने चोर को पकड़ के दिया जिसने हमारी आबादी को दबाया, चुराया, छुपाया, और जब वो थोड़ी बहुत आबादी रिकवर हुई तो अब हम 37% हो गए सिंध का, यानी 7% कराची की आबादी जो सिंध की आबादी का 30 थी उससे बढ़ के हो गई। वरना 50 भाई असल आबादी तो कराची में, देखिए टॉम डिक एंड हैरी सब कराची में आ रहे हैं। आप देख लें ना, KPK से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, अंदरून सिंध से सैलाब से कितनी माइग्रेशन हुई, कितने रेफ्यूजी, कितने लोग नकले मकानी करके आए। इसी तरीके से आप गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, कबायली इलाकों से मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं कराची, और पूरी बर्मी भी हैं वहाँ, वियतनामी भी है, बंगाली भी, अफ़गानी भी है। तो ये वो तो एक ऐसा शहर है जो दुनिया का बिल्कुल एक अजूबा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा कसीरुल लसानी, कसीरुल सकाफ़ती और कसीरुल जो इलाकाई वो शहर हो गया। तो मेरे ख्याल में उस शहर की तामीर और तरक्की के लिए इस जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि इस कसीरुल जहती माशरे को आप मौका दें कि ये मिल के काम करें, उन्हें इख्तियार दें, उन्हें काम पे लगाएं, वरना वो फिर
लसानी तौर पर एक दूसरे से मुतसादिम हो जाएंगे, सकाफती तौर पर हो जाएंगे, और सहूलतें नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे से लड़ेंगे कि भाई लियारी में पानी मिल रहा है, लियाकताबाद में नहीं मिल रहा। ये लड़ाई होगी, या लियाकताबाद में मिल रहा है, लियारी में नहीं मिल रहा, फंट्री कॉलोनी पठान कॉलोनी में नहीं मिल रहा और कहीं और मिल। ये देखें, ये होगा। इन सबको मिलके इनके हक के लिए इनको जमा होने देना, और इनको सबको मिलके इख्तियारात और इनके वसाइल इनको दें, और बराह रास्त NFC से दें। या जो हमारा तरमीम बिल है ये कहता है कि मरकज़ से जो सूबों को पैसा देते हैं तो सूबों को सूबे के लिए पैसा दें, लेकिन सूबों के अंदर जो ज़िलों का पैसा है, सिंध में 30 ज़िले हैं, पंजाब में 42 हैं, KPK में 38 हैं, बलूचिस्तान में 34 हैं। तो इन ज़िलों को बराह रास्त मरकज़ से पैसा दें NFC में। अभी NFC भी नहीं, तो ये है हमारे। डॉक्टर सत्तार साहब, अभी जैसे आपने 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, आपसे 2 मरतबा वादा खिलाफी आपके मुताबिक हुकूमत ने की। अभी आप समझते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आने जो है वो लाई जाएगी और आपके मुतालबात पूरे होंगे? अगर नहीं होते तो फिर आप समझते हैं कि MQM जो है वो इत्तेहाद से अलग भी हो सकती है, या आप समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं है? पूरे मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है, मुल्क में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम, जो अदम इस्तेहकाम है, इसको सामने हम रखते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है। और फिर उसके बाद ठीक है, इससे हमारे क्रेडिट में कमी होती है कि हमसे जो वादे पूरे किए जा रहे हैं हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया अब तक, और हमारे इन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि अब ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। कराची अगर अभी भी 50% आबादी उर्दू बोलने वालों की, हम लोगों की, जो कि हिंदुस्तान के अक़लियती मुसलमानों के अक़लियती सूबों से हिजरत करके आए थे अपनी अपनी सकाफ़तों को लेकर, तो अब पूरे पाकिस्तान से भी लोग जो है वो माशी मजबूती के लिए और रोज़गार के लिए कराची में हैं और यहीं आबाद हो गए। तो ये जो आबादी है ये पूरे मुल्क की नुमाइंदा आबादी है जो पाकिस्तान कराची में है, और ये असल पाकिस्तान तो कराची में है। और 50-60% आपकी कौमी ख़जाने को दे और 90-95% सूबाई ख़जाने को दे। और उस अच्छा फिर कराची स्पेसिफिक नहीं, 144 ज़िलों के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्दियाती और मकामी शहरी खुद मुख्तारी की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ कराची के लिए नहीं है। लेकिन कराची के लिए तो आपको कोई ना कोई एक कौमी मकालमा करके कराची को जो है वो आपको तरजीह उस पर रखना होगा, और कराची की जमातों को भी कराची के मसले पे कोई ना कोई। ठीक है फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, फ़ारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, जो मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और आज एक अहम बयान भी सामने आ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि अगर PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो फिर हुकूमत भी तैयार है। लेकिन इस सारे मामले में एक कन्फ्यूजन ज़रूर आ रही है कि लाइन कौन सी ली जाए, जो कि PTI की हद तक एक कन्फ्यूजन है जिसका पहले भी जिक्र होता रहा है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जैसे हम मुज़ाकरात का जिक्र कर रहे थे, फवाद साहब आपके इल्म में होगा कि मुफाहमत मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत भी बात करती है, PTI भी बात करती है, लेकिन हुकूमत PTI के ऊपर एक तनकीद करती है कि वो मुज़ाकरात चाहते नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर अचानक खान साहब का एक ट्वीट आ गया और उन्होंने तहरीक चलाने का कह दिया। आलिमा साहिबा ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो पार्टी के साथ नहीं है। ये PTI के अंदर आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, दरअसल अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया ही नहीं गया? देखिए, ज़ाहिर है कि ये जो मौजूदा मुज़ाकरात या मुफ़ाहमत की बात है, ये तो जो हमने जब फोरम क्रिएट किया, एक नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनाई हमने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने और मैंने, और हमने दोबारा ये जो डोल डाला मुज़ाकरात का, उसके नतीजे में आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है खुल के, मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक अच्छी बात है, बहुत मुनासिब बात है, और इसकी तरफ आगे बढ़े बगैर पाकिस्तान में कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि सीधी बात है कि जहां हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की सियासी हैसियत और अहमियत का कोई अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर सकी, और इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हैं, और अगर 65% लोगों ने उन्हें वोट दिया था, अब 75% लोग उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ PTI का फेलियर ये है कि वो कोई तहरीक, स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बना सकी जो कि हुकूमत के जाने का बायस बन सकती। लिहाजा हम एक स्टेलमेट में हैं, और इसलिए दोनों साइडों को अपनी पोजीशन जो है उसको रिव्यू करना है और एक एक कदम पीछे लेना है।
और ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि खुश आइंद है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पार्टीज के अंदर ये अच्छा। हमेशा एक लाइन सख्त रहेगी, एक लाइन जो है वो नरम रहेगी। अगर आप देखेंगे अच्छा। तो हमेशा ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ पीटीआई की जो कह लें कि एक तरफ से जो तलख बातें हैं वो की हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो हुकूमत ने इंतहाई गैर ज़रूरी तौर के ऊपर ये जो सज़ाएं डबल डाउन की पिछले हफ्ते, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनसे तलखियाँ बढ़ी। इसी तरह से जो मुलाकातों के ऊपर कदगने हैं, उनसे तलखियाँ बढ़ी हैं। लेकिन गवर्नमेंट साइड में भी और अपोजिशन साइड में भी लोग होंगे जो समझते होंगे कि तलखियां बढ़ाने में फ़ायदा है, और दूसरी साइड के ऊपर हम जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि मुफाहमत के बगैर आगे जाना जो है वो, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ओके। हमें तो देखना ये है कि कौन सी जो कैंप है वो प्रिवेल कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो निगोशिएशंस के जो कैंप है या जो प्रो निगोशिएशन लोग हैं वो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर। और उम्मीद यही है कि प्राइम मिनिस्टर के आज के बयान के बाद एक संजीदा एफर्ट मुज़ाकरात की होगी। अच्छा, लेकिन फवाद साहब, बहुत से जो मामलात हैं पीटीआई के, वो अगर हम बात करें तो सियासी जमातों मौजूदा हुकूमत से कम इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हैं। इवन अगर आप डीजी आईएसपीआर की माजी करीब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सामने रखें तो उन्होंने भी कहा था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कोशिशें आपकी हैं, तो क्या आप हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं या उनसे भी कोई बात हो रही है? देखिए, 3 फरीक हैं, हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है। अगर ये तीनों ये समझेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, तो ही कम होंगी। इनमें से एक भी इस नतीजे पे पहुँचा कि ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर लेती है, हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि नहीं, हमने बड़ा पीटीआई को डंडे सोटे के ऊपर बड़ा सीधा कर दिया है और देखें इनसे कोई स्ट्रीट मूवमेंट भी नहीं चली, तो पाकिस्तान में अब हमें क्या ज़रूरत है बात करने की? तो ज़ाहिर है कि आप आगे नहीं चल सकते। दूसरी तरफ ये है कि अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो संजीदा कोशिश करे, रिलीफ की एफर्ट भी करे, और उसके बाद इमरान खान और पीटीआई कहें कि जी नहीं, हमें तो तल्ख माहौल सूट करता है और हम तो पीछे नहीं हटेंगे, तो भी चीज़ें नहीं चल सकती। लिहाजा ये तो तीनों ही फ्रीकैन जो हैं, उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचना है। इसके लिए हमने एक मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो दिया है, तरीक़ाकार जो हमने अपनी दानस्त में हम समझते हैं कि बेहतर है। देखिए, इस वक़्त जो पीटीआई के लोग हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं या तंज़ीम में लोग हैं, फ्रैंकली उनकी कोई हैसियत नहीं है। ना तो वो इमरान खान से कोई बात मनवाने की पोज़ीशन में है, ना वो उनसे कोई बात कर सकते हैं, ना ही इमरान खान उन्हें जानते हैं, ना ही वो इमरान खान को जानते हैं। लिहाज़ा हमने ये कहा है, हुकूमत से हमने ये दरख्वास्त की है, एस्टेब्लिशमेंट से हमने ये दरख्वास्त की है कि अगर आप संजीदा कोशिश चाहते हैं तो फिर जो कोट लखपत के असीरान हैं, उनको आप रिहा करें और उनसे मुज़ाकरात ओके। जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी हों, महमूद रशीद हों, एजाज़ चौधरी हों, यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा हों, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के एतमाद भी जिनको हासिल है और जो इमरान खान से खुल के बात भी कर सकते हैं। ये जो इस वक़्त की जो टीम है, वो उनके बस की बात नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इनमें जो कोट लखपत के लोग हैं, उनको शामिल किया जाता है और मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं या नहीं किए जाते। और अगर तो वो लोग रिहा किए जाते हैं, उनसे बातचीत में उनको लीड दी जाती है, फिर तो ये मुज़ाकरात का माहौल भी अच्छा होगा और मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने, जिस तरह से हम पंजाबी में कहते हैं ना कि गोंगलुओं तो मिट्टी चाटनी है और ऐसे सिर्फ लेम से एक एफर्ट करनी है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो एफर्ट आप मौजूदा लीडरशिप के साथ कर लें, जो एमएनएज़ वगैरह हैं, जो आते हैं, उनके साथ आप कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फवाद साहब, यहाँ पर अगर मैं एक मुख्तसर सवाल आपके सामने रखूँ कि पीटीआई खुद इन मुश्किलात का इजहार भी कर रही है, जिक्र भी कर रही है कि हमारी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही तो हम आगे कैसे बढ़ें। ये जो फवाद साहब कोशिशें आप कर रहे हैं, इसमें क्या कोई मैसेजिंग खान साहब तक हो रही है? आप पुरुम्मीद हैं कि जो रास्ता आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब उससे इत्तफाक करेंगे, या फिर ये जो तमाम कोशिशें हैं, ये हाल ही में जो आपकी मुलाकात हुई थी कुरैशी साहब से, ये उसी तनाजुर में हो रही है कि वही अगर बाहर आ जाते हैं तो वही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे और वही खान साहब को भी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे? नहीं गुरबान साहब, हमारी कोशिश तो इसी पैराए में है और हमारा जो इस वक्त तक मतमा नज़र है वो यही है कि कोट लखपत के लोग जो हैं उनको फौरी रिलीफ मिले, रिलीज हो, तो उसके बाद हम अडयाला की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक माहौल भी तो चाहिए ना। इस वक्त जो माहौल है अडयाला में और हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में बहुत तलख है, लेकिन कोट लखपत के मामले में शायद तलखी जो है वो उतनी ना हो। और आपने देखा ही है कि 3 दिन पहले जो कोट लखपत के हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर जी। जोर दिया है, टेम्परेचर नीचे लाने के ऊपर जोर दिया है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपने देखिए, आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये लोग वो सीढ़ी का किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के रिलीफ तक पहुंच सकती है। तो फिलहाल हमारा तो नुक्ता नज़र यही है कि अगर हुकूमत जो है वो सीरियस मुज़ाकरात चाहती है तो इन लोगों को सामने लाया जाए। क्योंकि इसके अलावा आप देखिए ना, पीटीआई के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या नासिर साहब हैं, वो तो पीटीआई से तो उनका कोई ताल्लुक है नहीं। उनकी सियासी भी उस तरह की पोजीशन नहीं है कि वो कर सकें कुछ। लेकिन असल जो इशू है वो यही है कि अगर आपको पीटीआई के अंदर से जब तक लोग सपोर्ट करने वाले मुज़ाकरात को नहीं मिलेंगे और ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनको इमरान खान का एतमाद हासिल होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो लोग आपने देखे ना, दो, एक तो 9 मई और 20 जून के दौरान जो पीटीआई का असल काडर था, जो असल लीडरशिप थी, उसको ठुड्डे मुक्के मार के आपने बाहर कर दिया, सियासत से बाहर कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, जेलों में डाल दिया। उसके बाद के जो लोग हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं फिलहाल। उनकी तो कोई इतनी सियासी अहमियत नहीं है, ना उनकी सियासी अहमियत है, ना ही फ्रैंकली वो किसी पोजीशन में हैं कि वो कोई किरदार अदा कर सके। लिहाजा ये तो एक समझने की बात है ठीक। कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको जो असल लीडरशिप है उसको रिलीफ देना पड़ेगा ताकि माहौल भी बेहतर हो और वो बात आगे बढ़ा भी सके। ठीक है, लेकिन सर ये जो इस सारे माहौल के दौरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो अपनी जगह, लेकिन एक ज़िक्र जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, जो अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं, उनका भी जिक्र होता है कि वो भी शायद पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई खान साहब के बयानात के साथ साथ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, चंद अकाउंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर ही चीज़ें करनी चाहिए? लोग पीटीआई या खान साहब से कोई इतनी हमदर्दी नहीं है उनको। उनको तो एक अपना देखिए, एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है इस तरह के हालात में। और वो वॉर इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने वाली एक क्लास है। उसमें लोग हैं जो आप समझिए कि माचिस और तेल लेके खड़े हैं, जो ही अलाव नीचे जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अलाव दोबारा बढ़ जाए। उनको तो नुकसान है किसी भी किस्म की, अगर टेम्परेचर नीचे आता है, सेटलमेंट की तरफ मामला जाते हैं, तो उसका बहुत नुकसान जो है वो मुख्तलिफ लोगों को है। उनमें सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, उनमें कई ओहदेदार भी हैं जिनका सिर्फ इसलिए जो है ये लगा हुआ है कि ये पीटीआई, असल पीटीआई जो है वो जेलों में है या वो बाहर निकाल दी गई है। सो ये जो लोग, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो फ्रैंकली मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते और इमरान खान की को जेल में रख के सियासत का उनको फ़ायदा है। तो ये वॉर इकोनॉमी जो के जो असरात हैं वो तो आपको यहाँ पर भी नज़र आएँगे। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये तवक्को ना करें कि मुज़ाकरात का शुरू होते हैं तो सब हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कोई सोशल मीडिया जो है वो, उसमें कुछ जो है वो लोग गालियाँ देने वाले जो हैं वो नहीं देंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर हम एक सेटलमेंट में पहुँचते हैं, डेफ़िनिटली उससे बहुत फ़ायदा हो।
बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त निकालने का। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुज़ाकरात के हवाले से वो पुरुमीद हैं और उन्होंने अपनी कोशिशों का जिक्र भी किया। वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है उनको भी वेलकम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पर PTI का जो रद्द-ए-अमल है बाज़ाब्ता तौर पर वो क्या सामने आता है। तहरीक का ऐलान तो उन्होंने कर रखा है, लेकिन इस पेशकश के बाद अब उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।